नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम एलपी टेक्नीशियन 2018 में जो 20 क्वेश्चन आए थे साइंस के वो देखेंगे। इन क्वेश्चन से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि एलपी टेक्नीशियन में साइंस के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम सेल। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है। किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। जब वो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो n की जगह 1 रख देना है। सेकंड सेल में पूछे तो 2 रख देना है। और इस तरह से कोई सी भी सेल के बारे में पूछे तो n की वैल्यू रख करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सेल में कितने हैं वो निकाल लेने हैं। जैसे फर्स्ट सेल है के सेल, इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, n = 1। तो जब इसमें 1 रखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के सेल में। और एल सेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2। तो इसके अंदर जब n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर होके 4। और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो के सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। और एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए n की वैल्यू 3 रख करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और जब n सेल के लिए n की वैल्यू 4 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पूछा है कि एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो एम सेल में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट है व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड। स्वाद का पता लगाने के लिए कौन से अभिग्राहक होते हैं। तो स्वाद का पता लगाने के लिए कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी रिसेप्टर्स, सेकंड है केमिकल रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या गुस्टोटरी रिसेप्टर्स। तो सेंसोरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये प्रेशर, टेम्परेचर या ओडोर, गंध या स्वाद, इन सबको डिटेक्ट करते हैं। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स करते हैं ओडोर यानी कि गंध को डिटेक्ट करते हैं। और चौथा है गुस्टोटरी रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, ये स्वाद को डिटेक्ट करते हैं। तो हमें पूछा क्या है कि स्वाद को कौन डिटेक्ट करता है, टेस्ट को कौन डिटेक्ट करता है। तो वो हो जाएगा गुस्टोटरी रिसेप्टर्स, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। अब ये जो गुस्टोटरी रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, केमिकल रिसेप्टर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स ही होते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स के ही टाइप है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाज डिटरमाइंड बाई। जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है उसके मूल्य की खोज किसने की थी। तो हेनरी केवेंडिश ने, एंटोनी एल लेवोइसियर ने, आइजैक न्यूटन ने या जॉन डेल्टन ने। तो उसके पहले हम पढ़ते हैं ये वाला स्टेटमेंट। आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नियम फॉर्मुलेट किया था, जबकि हेनरी केवेंडिश ने क्या किया था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निर्धारित किया था। जो हेनरी केवेंडिश है उसने तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है वो दिया था। और आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फॉर्मुलेट किया था, मतलब मैथमेटिकली यूज किया था। तो हमारा जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाई। तो इसकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन की थी हेनरी केवेंडिश ने, फर्स्ट ऑप्शन। अब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, G = 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी सेकेंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.8 और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर 9.8 होती है इसकी वैल्यू। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो एसिड हैव सोर टेस्ट, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यस अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं पहले। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, हाँ अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं। एसिड फॉर्म्स साल्ट्स विद बेस, इसकी एक रिएक्शन भी दी हुई है। ये एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो लवण बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा H2O। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। सही बात है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अब सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, एसिड्स हैव बिटर टेस्ट। नहीं, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है,
क्षार का स्वाद जो है वो कड़वा होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो अम्ल के लिए, एसिड के लिए सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय ए कोटिंग ऑफ। किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो पहला है ग्रेजिंग, दूसरा है एलोइंग, या गैल्वेनाइजेशन, या एनोडाइजिंग। तो गैल्वेनाइजेशन इसका सही आंसर होगा। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि आयरन के ऊपर एक जिंक की प्लेट चढ़ा दी जाती है ताकि उसको कोरोजन से बचाया जा सके। इट इज ए मेथड टू इट इज ए मेथड यूज टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन से जो है मेटल को बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राइज्ड हैमर पोजेज। उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो एक हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो उसके पास क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके पास क्या आ जाता है जब उसको ऊपर उठाते हैं? तो वो हाइट पर आ जाता है कुछ, तो उसके अंदर आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, मास, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, और h होता है हाइट। जब उसको h हाइट पर उठा लेते हैं तो उसमें आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी तब आती है जब किसी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी दे दी जाए, जब वो v वेलोसिटी से चल रहा हो। और स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब किसी को h हाइट पर उठा लिया जाए। और टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो जब किसी हथौड़े को h हाइट पर ऊपर उठाते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी टेक t सेकंड टू गो वंस राउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द वेलोसिटी v इज गिवन बाई। मतलब कोई वस्तु जो है r त्रिज्या के वर्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है, तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाएगा? मतलब एक सर्कल है, उसके चारों तरफ एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, r रेडियस इस सर्कल की रेडियस है, और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है अगर ये t सेकंड में जो है इसका पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी इस पूरे सर्कल में उसके द्वारा काटा गया चक्कर, मतलब इस सर्कल की पीरीमीटर। और सर्कल की पीरीमीटर क्या होती है? x इक्वल टू 2πr। सर्कल की पीरीमीटर होती है 2πr। तो डिस्टेंस जो है x की जगह क्या रख देंगे? 2πr। तो v वेलोसिटी हो जाएगी 2πr डिवाइड बाई टी। और ये सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप में जो है नीचे जाते हैं तो क्या होता है? द नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज। नो, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ग्रुप के अंदर सेम रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? एटॉमिक साइज डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं होती है, एटॉमिक साइज जो है एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। थर्ड ऑप्शन है, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। हाँ, ये सही है। एक ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सेल्स की संख्या बढ़ती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है, और एटॉमिक साइज बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाक है, जिसे क्या कहते हैं? मतलब किस क्या होता है जो कॉमन पासेज, उसको क्या बोलते हैं? फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन द ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में यूरिन और स्पर्म के आने के लिए एक ही पासेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, यूरेटर, यूरेथ्रा, या वेन डिफेंस। तो देखो, ओविडक्ट, ओविडक्ट तो क्या होता है? ये फीमेल्स में होता है, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है स्पर्म और एग जो है फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद वो यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट होता है। तो जहाँ एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं उसको बोलते हैं ओविडक्ट, मतलब ट्यूब्स कनेक्टिंग ओवरीज टू द यूट्रस फॉर एग ट्रांसपोर्ट एंड फर्टिलाइजेशन। और यूरेटर क्या होता है? ट्यूब्स मूविंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लेडर। एक छोटी पतली ट्यूब होती है जो किडनी को ब्लेडर के साथ जोड़ती है, उसको बोलते हैं यूरेटर। और यूरेथ्रा क्या होता है? ट्यूब एक्सपेलिंग यूरिन, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है
फ्रॉम द ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन इकट्ठा रहता है, एक्स्ट्रा यूरिन, और वो यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलता है। एंड इन मेल्स आल्सो सीमंस, और मेल्स में जो है सीमंस भी यूरेथ्रा के थ्रू ही रिलीज होता है। फोर्थ ऑप्शन है वास डिफरेंस, मतलब शुक्रवाहिका। ये क्या होती है, ट्यूब्स होती है ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म फ्रॉम टेस्टिकल्स टू द यूरेथ्रा। स्पर्म्स को जो है टेस्टिकल्स से यूरेथ्रा तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है शुक्रवाहिका का। और टेस्टिकल्स क्या होते हैं, स्पर्म्स जो है एक निश्चित तापमान पर टेस्टिकल्स में ही पनपते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन और स्पर्म जो है वो पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। जब मुंह का पीएच जो है कम हो जाए, किस पीएच से कम हो जाए जिससे टूथ का डिके शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि माउथ का नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल पीएच रेंज फॉर स्लाइवा इन द माउथ टाइपिकली फॉल्स बिटवीन 6.5 टू 7.5, मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में जो है स्लाइवा का पीएच वेरी करता रहता है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 5.5। अब इसकी 5.5 से अगर कम हो गया तो फिर जो है दांतों का डिक्के होना शुरू हो जाएगा, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ए केमिकल कंपाउंड दैट कैन रिएक्ट बोथ एज एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है, और इट हैज़ द एबिलिटी टू बोथ डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स जो है उनको एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस। इसका एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, एम्पोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक करंट आई फ्लो थ्रू ए रजिस्टर। एक प्रतिरोध है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। ए सोर्स मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी अक्रॉस द रजिस्टर्स, और रजिस्टर के ऊपर जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वोल्टेज। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन टाइम टी। हमें पूछ रहा है कि ई की वैल्यू, की एनर्जी कितनी सप्लाई हो रही है टी टाइम में। तो हमें याद रखना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, पावर। अब इसमें से एनर्जी जो है निकालेंगे तो एनर्जी हो जाएगी पी मल्टीप्लाई टाइम, और हमें पी की वैल्यू पता है क्या होती है, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो जब पी की जगह वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट रखेंगे तो एनर्जी क्या जाएगी, वी आई टी, जो कि थर्ड ऑप्शन में है, जहाँ पर वी वोल्टेज है, आई करंट है और टी क्या है, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एन अर्ली इंडियन फिलोसोफर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स। मतलब कितने बेसिक एलिमेंट्स से जो है कोई भी चीज़ मिलकर के बनी होती थी अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स के हिसाब से। तो उनके हिसाब से कोई भी चीज़ बनी होती थी 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर के। 5 बेसिक एलिमेंट्स वो कौन कौन से थे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और एथर या स्पेस। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मतलब उनके हिसाब से जो है कोई भी चीज़ इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर के ही बनी होती थी। तो इसमें फिफ्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को जो है पी और एफ के बीच में रखते हैं तो कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज कहाँ बनेगी। तो कॉनकेव मिरर होता है इस तरह से। अब इसके अंदर ये होता है पी और ये होता है फोकस एफ। जब इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में है ये वाला, तो इससे क्या होगी, एक रे तो निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ से निकल करके ये वापस जब टकरा करके आएगी तो ये फोकस से होती हुई जाएगी, ये फोकस से होती हुई पीछे चली जाएगी। और एक रे जाएगी इस ऑब्जेक्ट के टॉप से और सी से होकर के जाती हुई इसको आगे बढ़ती हुई दिखाएंगे इस साइड में मिरर के पीछे, और इस वाली रे को भी आगे बढ़ाते हुए दिखाएंगे मिरर के पीछे। तो जहाँ पर ये दोनों रे जो है एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पर क्या बना देंगे, एक इमेज। तो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई दे रही है और मिरर के पीछे बन रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, एट इन्फिनिटी नहीं, बिटवीन एफ एंड सी नहीं, बिहाइंड द मिरर ये सही हो जाएगा, मिरर के पीछे बन रही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्कोहल इज 78 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब एल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री दे रखा है और केल्विन में पूछा है, तो केल्विन में निकालने के लिए जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला है उसके अंदर 273 ऐड कर देंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड 78 है और इसमें जब 273 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 351 केल्विन, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है कि वो सेल्स होती है जिनमें जो दिखने में भी सेम होती है और उनके जो कार्य करने के उनके फंक्शंस होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो ऐसा दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। मतलब दिखने में उनका ओरिजिन भी सेम होता है, फॉर्म भी सेम होती है और उनके फंक्शन भी सेम होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब टिश्यू जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मसल्स टिश्यू और चौथा होता है नर्व्स टिश्यू। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मसल्स टिश्यू क्या होते हैं, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह करवाते हैं। और नर्व्स टिश्यू क्या होते हैं, नर्व टिश्यू जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्लो करने में मदद करते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं पूरी बॉडी को कवर करने का काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको ये टिश्यू भी ध्यान में रखने हैं और इनके फंक्शन, कि कभी कभी पूछ लेता है कि एपिथेलियल, मसल्स, कनेक्टिव या नर्व टिश्यू जो है उनके क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। मतलब उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहचानना है जिसमें जो है नया पौधा बना लिया जाता है, किसके किसके थ्रू, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के थ्रू, जड़, तने और पत्तियों के जरिए। तो बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन या फिजन, तो ये सभी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसके अंदर जड़, तने और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। मतलब वो उसने पकड़ तो रखा है बाएं हाथ में और उसको दिखाई देता है दाएं हाथ में मिरर में। तो निम्न में से किस घटना के कारण होता है। तो ऐसा जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या लेटरल इन्वर्जन या रिफ्रैक्शन, किसके कारण होता है। तो देखो, जो लेफ्ट का राइट है और राइट का लेफ्ट है, ऐसा मिरर की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा किस कारण से दिखाई देता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन आल्सो नोन एज लेफ्ट राइट इन्वर्जन। लेफ्ट राइट क्यों, क्योंकि इसमें लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट। इज ए फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट साइड अपीयर्स एज राइट एंड राइट साइड अपीयर्स एज लेफ्ट, मिरर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। तो लेफ्ट राइट जब दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन।